आई डेंट नो द मीनिंग ऑफ हवाई। और जब उन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो दिमाग हिल गया, क्योंकि सारी की सारी किताबें इंग्लिश में थी। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर था। सिर्फ किताबों को पढ़ने से और सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देख लेने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आप भी चाहते हो इंग्लिश सीखना, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं आपको भी दे करके जाऊं, जिसे मैंने इस्तेमाल किया। करे कोशिश गर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, अरे वो सर उठा के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। हाँ, आती हैं मुश्किलें और कांटे भी राहों में, पर यह भी तो सच है किसी प्यासे को कभी घर बैठे दरिया नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग दांगी है और मैं पेशे से एक मोटिवेशनल स्पीकर और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूं। मैं इंग्लिश शो और ज़ेनमैट का फाउंडर हूं। मेरी कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां मुझे प्राइमरी एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। मेरी पढ़ाई शुरू हुई और उसने रफ्तार पकड़ ली। मेरी बहन, जो कि उस वक्त कॉन्वेंट में पढ़ती थी, मेरे मामा जी की बेटी, मुझे कॉल करती है और बोलती है, हेलो ब्रो, हाउ आर यू। मैंने फोन फेंक दिया और बोला कि मेरा भाई फोन छीन रहा, बिकॉज आई डेंट नो द मीनिंग ऑफ हाउ आर यू। दरअसल उस वक्त बिहार के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई ही नहीं जाती थी, क्योंकि एग्जाम्स में उसके मार्क्स जोड़े ही नहीं जाते थे। तो टीचर भी पढ़ाने का रिस्क नहीं लेते थे, और बच्चे वो तो पहले से ही तैयार रहते थे कि है हिम्मत तो पढ़ा के दिखा दो। मेरे बहन के द्वारा जो मुझे कॉल किया गया था, वो घटना क्लास 9th की थी। उसके बाद किसी तरीके से हम लोग क्लास 10th पास कर गए, अच्छे मार्क्स आए। तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि बच्चा बहुत तेज है, इससे इंजीनियरिंग करवाओ, क्योंकि उस वक्त ये महामारी फैली हुई थी कि जो भी साइंस बैकग्राउंड से है उसे इंजीनियरिंग करवाया जाएगा। हम लोग भी पटना आ गए, हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त भी आए थे। उसमें एक के बड़े भैया उस वक्त आईआईटी कानपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उनका मार्गदर्शन मिला और हम लोगों ने बहुत सारी किताबें खरीद ली, जो हम लोग कमरे पे लेके आए। और जब उन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो दिमाग हिल गया, क्योंकि सारी की सारी किताबें इंग्लिश में थी। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर था। उस वक्त समझ में आ चुकी थी कि अगर इंग्लिश ठीक नहीं करेंगे तो इंजीनियरिंग का सपना सपना रह जाएगा। तो सबसे पहले सोचा हम लोगों ने कि इंग्लिश ठीक करी जाए, लेकिन उससे भी पहले एक आसान रास्ता हम लोगों ने चुना कि अगर इन किताबों का हिंदी वर्जन अवेलेबल होगा तो और मजा आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक फिजिक्स की किताब की हिंदी वर्जन खरीद लाया, और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो वो तो और मुश्किल था। उसमें इस्तेमाल किए गए टर्म्स और भी समझ में नहीं आने लगे। तो ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखना ही होगा। तो कैसे? हमने फिजिक्स की किताब को पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे उसके पन्ने पलटते गए, उनमें जितने भी शब्द हमें समझ नहीं आते थे, उन शब्दों को मैं कॉपी में नोट करता था, और साथ ही साथ डिक्शनरी की मदद से उनके शब्द के मतलब ढूंढा करता था। और इस तरीके से हम प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारी इंग्लिश ठीक हो जाए। हाँ, क्लासेस में जब टीचर समझाते थे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, लेकिन जब वापस से कमरे पे आते थे तो वो अंग्रेजी के साथ हमारा जो युद्ध है वो शुरू हो जाता था। उस वक्त ये बात समझ आ चुकी थी कि जब तक ये इंग्लिश का जो बैरियर है, ये लैंग्वेज का जो बैरियर है, अगर ये नहीं टूटेगा तो इंजीनियरिंग का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। इसलिए मैं कंप्लीटली फोकस्ड हो गया था कि कैसे अपने इंग्लिश को पहले ठीक किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जो चाहते हो, ईश्वर आपको वो नहीं देते, बल्कि आपको वो मिलता है जो ईश्वर को पता है कि आपके लिए अच्छा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ उस वक्त एक हादसा हुआ और मेरी पढ़ाई छूट गई। लगभग 2 महीने के बेड रेस्ट के बाद मैं फिजिकली तो हील हो चुका था, लेकिन मेंटली हील होने में वर्षों लग गए। किसी तरीके से 12th के एग्जाम्स दिए, पास कर गया, लेकिन अब इंजीनियरिंग कहीं से भी ख्वाब में भी नहीं था। अब मैं आर्ट्स का स्टूडेंट बन चुका था, और मुझे नॉवेल्स पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मैं हिंदी के नॉवेल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगा करके पढ़ना शुरू किया, और उसमें बहुत अधिक खोया रहता था। अचानक से एक दिन मुझे एक नॉवेल इंटरनेट पे दिखी। उसका कवर मुझे बहुत ही अधिक पसंद आया। मुझे लगा कि ये मुझे पढ़ना ही चाहिए, और मैंने उसे ढूंढना शुरू किया कि क्या ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो वो नहीं मिली, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल थी। मैंने उसे ऑर्डर कर दिया, और जब वो किताब मेरे पास पहुंची तो मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, सेम उसी प्रोसेस से। एक पेज पढ़ता था और उसके वर्ड मीनिंग्स को मैं कॉपी में लिखता था और डिक्शनरी कंसल्ट करता था, ताकि इन शब्दों के मतलब पता चल सके। अभी फिलहाल
ये सफ़र थोड़ा आसान हो चुका था क्योंकि इंग्लिश अब थोड़ी-थोड़ी समझ में आनी शुरू हो चुकी थी। जब मुझे इंग्लिश समझ में आनी शुरू हो चुकी थी, तो अब बारी थी कि मुझे इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ने हैं। मैंने अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश के ही नॉवेल्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया था और उन्हें पढ़ता था, वर्ड मीनिंग्स को कॉपी में लिखता था और उसे लर्न करता था। धीरे-धीरे मेरी इंग्लिश ठीक हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ़ किताबों को पढ़ने से और सिर्फ़ यूट्यूब के वीडियोज़ देख लेने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो ना, तो आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा। अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ वन वे कम्युनिकेशन था, किताबों से मैं पढ़ता था, चीज़ें समझ में आती थी। उस स्टेज में आप में से भी बहुत सारे लोग अभी होंगे। आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर, इंग्लिश मुझे समझ में तो आ जाती है, लेकिन बोल नहीं पाता। उसी स्टेज में मैं भी चला गया था। अब बारी थी कि कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी ठीक किया जाए। कुछ ग्रामर के बुक्स खरीदे और उसे पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं ना, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि तैराकी पे लिखी हुई हज़ारों किताबें क्यों ना पढ़ लो, हज़ारों वीडियोज़ क्यों ना देख लो, लेकिन आप तब तक एक तैराक नहीं बन पाओगे, जब तक कि आप पानी में नहीं उतरोगे। इसलिए थोड़ी बहुत इंग्लिश अब ठीक हो चुकी थी, समझ में आ रहा था, तो हमने अपने कुछ दोस्तों को समझाया कि भाई सुनो, आप भी इंग्लिश सीख लो। तो उन लोगों को भी अच्छा लगा और वो मेरे साथ बैठ गए और मैं उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। जब वो थोड़ी बहुत सीख गए, तो उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन शुरू हुई और हमारी इंग्लिश ठीक होने लगी। हम लोग अपने इंग्लिश को ठीक करने लगे। लेकिन देखो, ये उस वक़्त का चैलेंज है जब हमने शुरुआत करा था। उस वक़्त यूट्यूब भी इतना पॉपुलर नहीं था। उस वक़्त बहुत सारे एप्लीकेशंस भी अवेलेबल नहीं थे। आज तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएँगे, जिस पे आप डायरेक्टली अपने को-लर्नर से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन उस वक़्त इंटरनेट भी महँगा हुआ करता था, तो इसलिए इंटरनेट को बहुत अधिक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो एक तरीके से समझिए कि इस तरीके से हम लोगों ने अपने इंग्लिश को ठीक किया। अभी इंजीनियरिंग तो नहीं हुई थी, तो कुछ और करना था। इसलिए हमने एक मार्केटिंग कंपनी जॉइन कर लिया। वहाँ पे हुआ ये कि हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल थोड़ी ठीक हो गई, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो गया, जिसने हमारी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा दिए। लेकिन अब यहीं तक रुकने वाला नहीं था मैं। साथ ही साथ पैरेलली हमने होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए। जब होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए, तो वहाँ मज़ा आने लगा। वहीं से टीचिंग में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर धीरे-धीरे एक वक़्त के बाद हमने खुद का अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में शुरू किया। जो देखते ही देखते लगभग 6 महीने में पटना का एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका था, जहाँ पे लोग आते थे इंग्लिश सीखने के लिए, कम्युनिकेशन सीखने के लिए। वहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश तक लोगों को सीमित नहीं रखता था, क्योंकि ये भी सच है कि जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली आपकी पर्सनैलिटी ठीक हो जाती है। क्योंकि इंग्लिश सीखने के दरमियान आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही होती है। देखो, पढ़ाना तक तो ठीक था, लेकिन असली मज़ा तब आता था जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब कॉलेजेस में जाते थे और वहाँ से कॉल करते थे और बोलते थे कि हेलो सर, आपने जो पढ़ाया, जो सिखाया, इसकी वजह से हमारी कॉलेज लाइफ बहुत ही आसान हो चुकी है। आज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फ़ील करता हूँ, क्योंकि ये सच है कि जब आप इंग्लिश सीखते हो ना, तो इंग्लिश आपको ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस भी देता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है, तो उनके पास कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश ही नहीं सिखाती, ये आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस लेकर आती है। देखो, अगर मैं सही मायने में देखूं, तो एज ए ट्रेनर जो अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करा, ये एक्सीडेंटली ही हुआ। ऐसा कोई चॉइस नहीं था कि मुझे यही करना है। जब मैंने ये शुरू किया, तो इस काम में मजा आने लगा और फिर आने वाले समय में हमारी जिंदगी में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मुझे यही करना चाहिए। एक वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है, मैं भोपाल में बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एड्रेस कर रहा था। वहां पे मैं अपनी कीनोट डिलीवर कर रहा था। जब मैंने अपनी कीनोट को समाप्त किया, जब मैं स्टेज से नीचे उतरा, तो बहुत सारे लोग ऑडियंस में से निकल के मेरे पास आए और मेरे से हाथ मिला रहे थे और उन्होंने बातों के दरमियान ये पूछा कि सर, आप कहाँ से हो? जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बिहार से हूं, तो कई सारे लोग एक साथ बोल पड़े कि लगते नहीं हो सर। उस वक़्त मेरे अंदर एक ही साथ 2-2 फीलिंग उत्पन्न हुई, बिल्कुल वैसे ही, जैसे एक बार एक लड़की अपने प्रेमी को कहती है कि मुझे एक ऐसी बात सुनाओ जिससे मैं खुश भी हो जाऊँ और उदास भी। प्रेमी ने कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। लड़की बहुत खुश हो गई। फिर कहा, अच्छा और बोलो जिससे मैं उदास हो जाऊँ? तो उसने बोला कि लानत है ऐसी ज़िंदगी पे। सेम फीलिंग मुझे उस वक़्त आई। मुझे जब उसने कहा कि लगते नहीं हो यार। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप बिहार से हो और आपको देखने के बाद लोग ये कहे कि लगते नहीं हो यार, ये आपकी सचमुच में तारीफ नहीं है, बल्कि ये बेइज्जती है।
और जब मुझे ये बात समझ में आ गई, तो मुझे लगा कि सिर्फ एक अनुराग के बदलने से इतना कुछ बदल सकता है, लोगों के थॉट्स बदल सकते हैं। तो अगर ऐसे ही और भी लोग हो जाएं, तो फिर कितना मजा आ जाएगा। तब से मैं अपने आप को कंप्लीटली ट्रेनिंग में डिवोट कर दिया और मैंने कोशिश करना शुरू किया कि अपने जैसे और भी लोग तैयार करें। आज तक अगर सही मायने में देखा जाए, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिला करके लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं, जो लोग अपने जिंदगी में आज बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो इंग्लिश सीखना, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं आपको भी दे करके जाऊं, जिसे मैंने इस्तेमाल किया। सबसे पहली ट्रिक, जो सबसे पहली टेक्निक है जो मैंने इस्तेमाल किया, कि जब मैं पढ़ता था तो इंग्लिश के किताबों को पढ़ने के दरमियान उनके वर्ड्स को मैं कॉपी में नोट करता था और उसके मतलब को डिक्शनरी में कंसल्ट करता था। इससे हुआ ये कि मेरी वोकैबुलरी इनरीच हो गई। एंड द सेकंड थिंग, कि आज के दौर में अगर आपके पास एक मेंटर, एक कोच नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि बोलने की शुरुआत कैसे करें। आई विल सजेस्ट यू, इंटरनेट पे टॉपिक्स की लिस्ट ढूंढो, वहां पे बेसिक से एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स मिल जाएंगे, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्पीच ऑन दैट एंड स्टार्ट डिलीवरिंग योर स्पीच। स्पीक आउट लाउड। जब भी आप बोल रहे हो, अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहे हो, कोशिश करना कि जोर से बोलना। ऐसे नहीं कि खुद बोलो और खुद ही सुन रहे हो, क्योंकि जब आप जोर से बोलते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर निकल करके आता है और इस दरमियान आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर हो रही होती है। एंड द तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, फाइंड अ फ्रेंड विद हुम यू कैन कम्युनिकेट, विद हुम यू कैन टॉक। क्योंकि अल्टीमेटली आपको कम्युनिकेशन करनी ही पड़ेगी, और कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा आपको। तो एक ऐसा दोस्त ढूंढिए जिसके साथ आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हो। एंड द फोर्थ थिंग, फाइंड अ मेंटर। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि बिना मेंटर के हम बहुत अधिक भटकते रहते हैं। अगर आपको जिंदगी में एक मेंटर मिल जाता है, तो वो आपके गलतियों को पॉइंट आउट करने के साथ साथ गाइड करता है कि कैसे आप अपने जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हो, कैसे आप अपने जिंदगी में चीजों को शानदार कर सकते हो। तो फोर्थ थिंग, कि आपको एक मेंटर ढूंढना ही चाहिए। एंड द लास्ट वन, व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस मैटर करता है। जब आप इंग्लिश में बात करोगे ना, तो आपसे गलतियां होंगी शुरुआती दौर में। तो उन गलतियों को अगर आपको किसी ने नोटिस करा दिया, या आपने खुद से भी नोटिस कर लिया, तो कई बार आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आपसे गलतियां हो शुरुआती दौर में, जो कि लाजमी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी आपको कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपकी सफलता तक आपको लेकर जाएगा। बस ध्यान रखना, शहीद मत होना। शहीद कहने से मतलब ये हुआ कि मैंने पढ़ाने के दरमियान बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, तो शुरुआती दौर में तो बहुत उत्साह में रहते थे, बहुत एनर्जी में रहते थे। आप भी जब शुरुआत करोगे, तो आपके अंदर भी बहुत एनर्जी होगी, बहुत अधिक इंथुजियाज्म होगा। बट एक वक्त के बाद कई सारे लोग क्विट कर देंगे, और इसी क्विट करने की प्रक्रिया को मैं कहता हूं शहीद हो जाना। तो जब आप शुरुआत करना ना, तो शहीद मत होना। क्योंकि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी की शुरुआत करोगे, शुरुआती दौर में मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, रिजल्ट थोड़े कम देखेंगे। लेकिन जैसे ये प्रोसेस आप रेगुलर बेसिस पर रेप्लिकेट करते रहोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी मेहनत के बराबर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये वो पॉइंट होता है जहां पे आप क्विट कर देते हो। आई विल सजेस्ट यू नॉट टू क्विट देयर, क्योंकि इसके बाद एक स्वर्णिम भविष्य आपका इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद आपकी मेहनत थोड़ी कमती है और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता चला जाता है। तो इसलिए क्विट मत कीजिएगा। सफलता छोड़ने में नहीं है, बल्कि साधने में है। तो एक नए स्किल को सीखिए और अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा, हार नहीं मानना है, यह ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ना, भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। मेहनत से कभी पीछे मत हटना मेरे दोस्त, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। शुक्रिया। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डेली 40,000 लोगों की इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को चेंज कर रहा है। यहाँ लोग बिना डर और एम्बैरेसमेंट के आपस में इंग्लिश में बात कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कौन रोक रहा है इस जजमेंट फ्री माहौल का हिस्सा बनने से? आज ही जुड़े।